गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग बात कर रहे थे ओशनोग्राफी में महासागरों की, महासागर के अंदर की बात कर रहे थे हम लोग। जैसे अभी हम लोग पृथ्वी की सतह के ऊपर की बात कर चुके हैं, वायुमंडल की बात कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोग अब महासागर की बात कर रहे हैं। महासागरों में हमने आपको कई सारे ढलान बताए थे, ढलान स्लोव होते हैं, नितल तल होता है, कई सारी चीजें हमने उसमें आपको कल लिखवाई थी। ठीक है, अब उसी के आगे आज हम बात करेंगे रिजेस की। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, अंतः सागरी कटक। रिज माने होता है कटक, अंतः सागरी कटक, मिड ओशनिक रिजेस। अंतः सागरीय कटक, अंतः सागरी कटक, कटक को बोलते हैं रिज। कटक माने रिज, जैसे रिज माने खाई होती, कटक वैसे ही होते। ठीक है, कटक या मिड ओशनिक, इंग्लिश में लिख लीजिए मिड ओशनिक रिजेस, मिड रिजेस। कटक माने रिज या रिजेस, ऐसे लिखिए। महासागरीय, महासागरीय ढलान पर कुछ 100 किलोमीटर चौड़ी, महासागरीय ढलान पर कुछ 100 किलोमीटर चौड़ी और सैकड़ों सैकड़ों या हजारों किलोमीटर लंबी, कई 100 किलो, कटक वाले में, रिज वाले में लिखवाया था, रिजेस हो गया था। हा? कटक हुआ था, एक मिनट देख लो, देख लो। महासागर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम महासागर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिज की बात कर रहे हैं। कटक है लिखवाया था, तो अगला हेडिंग डालिए। आप जानना, फिर आप जानना, हमको हमको जहां तक याद है कि हमने ये वाला नहीं कराया था। चलो अगला अगला करूं, अगला हेडिंग डालू। जलमग्न कैनियन, जलमग्न हेडिंग डालिए, जलमग्न कैनियन, सबमरीन कैनियंस इंग्लिश में कहते हैं, SUBMARINE, सबमरीन कैनियंस, सबमरीन यानी जलमग्न। इसमें लिखिए, महासागरीय नितल पर किसी की इंग्लिश ना आए तो पीछे देख लेना, उसमें लिखा है सब, तो पीछे लिखवाया था उसमें, किसी की इंग्लिश ना आए तो उसकी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है हेडिंग में। महासागरीय नितल पर स्थित, स्लोप पर स्थित गहरे गार्ज को, गहरे गार्ज को, गार्ज माने है गहरा स्थान, खाड़ी जैसा, गहरे गार्ज को कैनियन यानी जलमग्न कैनियन कहते हैं, कैनियन कहते हैं। जो गहरी खाइयां जैसी, घाटियां जैसी होती हैं, उनको हम कहते हैं सबमरीन कैनियंस। क्या लिखा, कैनियन कहते हैं। ये मुख्यतया मेनली महाद्वीपीय ढलान पर, स्लोप पर सीमित होते हैं, सीमित होते हैं मतलब वहां तक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अंतः सागरीय कैनियन
यानी कैनियंस, जो समुद्र के अंदर कैनियन होते हैं। अंतःसागरी का मतलब जो अंदर होते हैं, समुद्र के अंदर, सी लेवल के अंदर, नीचे अंदर। अंतःसागरी कैनियन प्रायः तट के लंबवत होते हैं। लंबवत माने जैसे ये सरफेस है और ये हमने एक लंब डाल दिया, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल। इसके लंबवत होते हैं और बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने के समीप पाए जाते। मुहाना माने ड्रेनेज, जहां पर नदियां गिर रही होती हैं वो नदियों का ड्रेनेज कहलाता है, और जहां से नदियां निकलती हैं वही नदियों का ओरिजिन कहलाता है। उसको उद्गम कहते हैं हिंदी में, या जन्म स्थान कहते हैं, या उसी को स्रोत कहते हैं। जब नदी गिरती है तो उसको ड्रेनेज यानी ड्रेन या मुहाना कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। ये कंदराएं, कंदरा मतलब केव्स, गुफाएं। ये कंदराएं नदी द्वारा, ये कंदराएं या गुफाएं या केव्स नदियों के द्वारा बनी होती हैं। इनकी गहराई अधिक होती है। इनकी गहराई अधिक होती है। ये अधिक लंबी होती हैं, गहरी होती हैं और लंबी होती हैं। जैसे कॉन्गो कैनियन, लिखिए, जैसे कॉन्गो कैनियन, कॉन्गो या जायरे वाला कॉन्गो, जैसे कॉन्गो कैनियन, हडसन कैनियन। हडसन, हडसन नाम सुना? कहां पे है? वहां कहां है? यूरेशिया में। यूरेशिया में कहां है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। यूएसए के ऊपर। और ये है, रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, हम बना रहे हैं। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है हडसन की खाड़ी या हडसन बे, इसकी बात कर रहे हैं। और यहां पर ये अलास्का है, ये कनाडा है, ये यूएसए है। लॉरेंशिया की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। ठीक, ये है हडसन की खाड़ी, इसकी बात कर रहे हैं। ये है हडसन बे। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि यहां पर ये मैक्सिको पड़ता है, ये वाला मैक्सिको है, तो मैक्सिको के पास में गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। क्या लिखा? कॉन्गो, कॉन्गो कैनियन और हडसन की खाड़ी या हडसन कैनियन। अगला पॉइंट लिखिए। अलास्का के वेस्टर्न पार्ट में, अलास्का के वेस्टर्न पार्ट में बेरिंग सागर में, बेरिंग सी कहां है? यहां पर बनती है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। और यहीं पर ऊपर के हिस्से में यहां पर पड़ता है चुक्सी सागर, चुक्सी सागर। और यहीं पर पास होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? बहुत फेमस लाइन है 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ग्रीनविच मीन टाइम कहां कहते हैं? 180 डिग्री को, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच मीन टाइम कहां कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, बिल्कुल साक्षी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहां से डेट बदल जाती है, इसको कई जगहों से मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया है? क्योंकि जब भी हम इस रेखा को क्रॉस करते हैं, अब वो ये
ये कंफर्म होना चाहिए कि ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस कर रहे हैं या वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कर रहे हैं। दिन में एक दिन का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। इसको पार करने पर एक दिन घटेगा या बढ़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप पूरब से पश्चिम पार कर रहे हैं या पश्चिम से पूरब की ओर पार कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, नाम ही है तिथि रेखा, इसीलिए यहां पर तिथि बदल जाती है, इसीलिए नाम पड़ा तिथि रेखा। कहां पे है ये? कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है मौजूद, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये किसी भी देश से नहीं गुजारी गई है, ये पानी से गुजारी गई है, वाटर बॉडी से। कहां? कौन सी वाटर बॉडी? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से। इसके पश्चिम में क्या पड़ेगा? इसके पश्चिम में रशिया पड़ेगा, रूस, यानी कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया में तो रशिया, यूरोप में कहां है? एशिया कॉन्टिनेंट। जैसे इधर बनाते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पड़ोस में ग्रीनलैंड बनाते हैं, फिर आइसलैंड बनाते हैं, फिर आयरलैंड बनाते हैं, फिर यूके बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड बनाते हैं, और इंग्लैंड के बाद बनाते हैं यूरोप, फिर बनाते हैं एशिया। और एशिया जब बनाते हैं तो बताते हैं कि एशिया वाला पार्ट, चूंकि पैसिफिक ओशन एक पास लाना है, तो ये वाला इधर का हिस्सा हमने इधर लगाया था, तो पैसिफिक ओशन एक पास है, तो यहां पर ही तो हम ऐसे रशिया बनाते हैं, ऐसे। यही तो है हमारा रूस वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कमचटका। इस जगह का नाम है कमचटका, ज्यादा नहीं चटका है, कम ही चटका है, नाम है KAMCHATCA, चटका, KA, कमचटका। देखना जाके इस वाले पार्ट को। और यहीं पर पड़ता है आगे चलकर नीचे थोड़ा जापान, यहीं जापान पड़ जाता है। और यहीं से एक जलधारा बताई थी आपको, ये वाली जलधारा। एरो नहीं बना रहे हैं, नहीं तो जान जाओगे किधर से आ रही है, तुरंत बता दोगे। ये कौन सी जलधारा है, इसका नाम बताओ। ठंडी है कि गर्म? गर्म है। कौन सी? क्यूरोशियो, एक ऑप्शन आया क्यूरोशियो। बाकी लोग बताएं, बाकी बताएं जलधारा का नाम। जलधारा का नाम बोलो, रिवीजन नहीं किया? नाम याद है? जलधारा का नाम? इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, समय ज्यादा है। मोजाम्बिक, ये वाली। तुम बताओ। जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है। आई हैव नो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा। हैं? कौन सी? ये वाली जलधारा बताओ खाली, इसका नाम पूछा हमने, तुम कुछ और ही बता रहे हो। धर्मेंद्र तुम बताओ। क्यूरोशिया, ये क्यूरोशिया है, क्यूरोशियो है, क्यूराइल है ये। तुमने दो नाम लिए हैं, बल्कि तीन लिए हैं। एक तुमने नाम लिया है क्यूरोशियो, दूसरा नाम लिया क्यूराइल, और तीसरा नाम लिया क्या नाम लिया था तुमने? क्या और बोला था एक नाम? इन्होंने तीन नाम बोले थे, तुमने दो बोले थे। अच्छा, तो ये दोनों ही बोले थे ना, और ये दोनों ही नहीं है। क्यूराइल, हाँ क्यूराइल, ये वाला बोला था ना, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। आप तो समस्या हो गई।
अब कौन सा है? जो नहीं बोला वही है, असली वाला भी सही वाला नाम आया नहीं। इसको बोलते हैं सुशिमा की जलधारा। बोला था जापान और रूस के बीच में चलती सुशिमा, सुशिमा में टी साइलेंट है। क्या जरूरत है रिवीजन करने की? ये है सुशिमा, और सुशिमा की जलधारा ऐसे बनाई थी, गर्म जलधारा। यहां पर है जापान के ईस्ट में, ये है क्यूरोशियो। बताया भी था क्यों रो रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है इसलिए रो रहे हैं। ये है ऊपर से जो आती है, ये है क्यूराइल या आयोशियो। इसी को आयोशियो भी बोलते हैं। थोड़ी सी बात में कंफ्यूज हो गए आप लोग, कोई बात नहीं, रिवीजन करना। इसका यही मतलब है कि रिवीजन नहीं हो रहा है। रिवीजन होता तो उत्तर आता। सही उत्तर नहीं आने का मतलब एक ही बात है कि आप लोग घर पे जो समय देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं अपने आप को, पढ़ाई को। तो भाई पढ़िए आप लोग, ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए। क्या लिखा? अलास्का के वेस्टर्न पार्ट में पश्चिमी हिस्से में बेरिंग सागर, बेरिंग सी या बेरिंग सागर में विश्व के सबसे लंबे कैनियन पाए जाते हैं। में विश्व के सबसे लंबे कैनियन पाए जाते हैं। सबसे लंबे कैनियन पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए, जैसे बेरिंग, जैसे बेरिंग, यहां पर इनकी गहराई, यहां पर इनकी गहराई 1000 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक होती है, इनकी डेप्थ 1000 मीटर से 3000 मीटर तक होती है। हिंद महासागर में, अगले लाइन में लिखिए, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में गंगा और सिंधु के मुहाने के पास, गंगा और सिंधु के मुहाने के पास भी केव्स पाई जाती हैं। जैसे नदियों के द्वारा गुफाएं बनती हैं, संरचना बनती है ये। जैसे हमने आपको बताया था जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा रहे थे, गंगा रिवर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि एक नदी निकलती है एमपी की जनापाव हिल से। कोई नाम बताएगा उसका, नदी का? जनापाव हिल से कौन सी नदी निकलती? सवाल सुन के लोगों को खांसी आ जाती, बताओ। मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। चंबल नदी दुनिया का सबसे बड़ा बीहड़ बनाती है। फिर अब कोई खांसेगा और, बीहड़ बनाती है। कौन सी नदी बीहड़ बनाती है? चंबल नदी। इसीलिए जो बीहड़ है वहीं पर एक घाटी भी है, नदियों के द्वारा बनते हैं, वहीं पर दलदली क्षेत्र पाया जाता है, पूरी तरीके से बंजर होता है जहां पर कोई फसलें ना उगाई जा सके। और वहां पर नदियों के द्वारा, चूंकि पठारी क्षेत्र होता है, इसीलिए वहां पर पठार से टकराएंगी, पानी एक जगह भरेगा, जब पानी भरेगा तो वहीं पर आगे चलकर दलदल का निर्माण होगा, मार्शी एरियाज बनेंगे, दलदली क्षेत्र बनेंगे। यानी एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया जिसमें पठार हो, प्लेटू हो, नदी का पानी आए और वो मार्शी एरियाज बनाए, दलदली क्षेत्र का निर्माण करे, और उस क्षेत्र को पूरी तरीके से हम बंजर कह सकते हो, बंजर हो, फसलें ना उगाई जा सकती हो, कोई प्रोडक्शन ना हो, और उसी क्षेत्र में नदियों के द्वारा पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में गुफाओं का निर्माण हो, केव्स बनाई जाए, और उसी क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में कटीली झाड़ियां जैसी वनस्पतियां पाई जाएं। इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं बीहड़। इसीलिए वहां पर एक चंबल घाटी है,
चंबल नदी के द्वारा बनी हुई घाटी है जिसको बोलते हैं चंबल घाटी। और चंबल घाटी शायद ही ऐसा कोई हो जो ना जानता हो, क्योंकि वो इतनी फेमस है। दुनिया के जितने, भारत के जितने नामी गिरामी डकैत होते थे वो सब चंबल घाटी में रहते थे। और वहां पर संरचना में गुफाएं बनी है, तो आराम से गुफा में कब्जा कर लिया, आराम से डेरा डाले उसी में, तंबू की भी जरूरत नहीं है, बारिश में भीगेंगे भी नहीं। गुफाओं के अंदर है, जो कि प्राकृतिक रूप से बनाई गई हैं, बनाई नहीं गई हैं, बनी हुई हैं, नेचुरली फॉर्म हुई हैं। जब आराम से उसमें रहेंगे तो बाहर क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। पहरेदारी के लिए इतने सारे डकैत हैं ही उनके पास, आराम से बदल बदल की ड्यूटी लगेगी, पहरा देंगे कि कोई और ना आ जाए तो सोते हुए उनको पकड़ ले जाए, मार दे। जैसे ऐसे क्षेत्र में भालू आ जाए, शेर आ जाए, भेड़िया आ जाए तो क्या करोगे? वो थोड़ी ना तुमसे डरेगा, वो तो मौका पाएगा तो अपना हाथ साफ कर लेगा, उसको भी तो भूख लगती है। लेकिन उस क्षेत्र में साधारण आदमी तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही क्षेत्र है वो। भाई फसलों का उत्पादन होगा नहीं तो खेती होगी नहीं, खेती नहीं होगी तो किसान नहीं जाएगा, व्यापारी नहीं जाएगा, लोग नहीं रहेंगे तो व्यापार काहे का होगा, तो व्यापारी भी नहीं रहेगा, यानी किसान और व्यापारी हट गए। अब एक बहुत बड़ा वर्ग हट गया उस क्षेत्र से, वहां कौन रहेगा? कोई नहीं, गांव भी नहीं बसेगा, क्योंकि गांव बसेगा क्या, खाएगा क्या वो? क्या खाएगा भाई, फसलें होंगी नहीं तो खाएगा क्या? तो वहां कोई गांव भी नहीं होगा, तो वहां रहेगा कौन? वही लोग रहेंगे जो समाज से बेदखल हैं, निष्कासित हैं। और वही बेदखल लोग वही होते हैं जिनको समाज में रहने का हक नहीं है, जो भगा दिए गए, या जिन्होंने यहाँ खून किया, कत्ल कर दिया, लोगों को मार दिया और भाग गए वहां। डकैत, चोर, बदमाश, वो भी बड़े वाले चले जाते वहां। अब तो नहीं है, लेकिन पहले के समय में एक समय ऐसा था जब बहुत सारे डकैत हुआ करते थे भारत में। अब भारत में पुरानी पिक्चरें उठा के देख लीजिए, बॉलीवुड का इतिहास, उसमें देखिए जितनी भी मूवियां बनती थी डकैतों के ऊपर ही बनती थी, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट लाते कहां से? 24 घंटा तो डकैत घूम रहे खोपड़ी के ऊपर। ये समस्या थी। तो हर चीज समय के हिसाब से बनाई जाती है, जो समय में लेखक देखता है वही लिखता है। नहीं, आपके मन में जैसा भावनाएं होंगी वैसे ही आपके मन में विचार उठेंगे। और अगर कभी कभी देखो कोई बहुत दुख भरे गाने गाता है, कोई देखो बड़े खुशी वाले गाने गाता है। ऐसा देखा कभी? कोई आपका दोस्त गुनगुना रहा हो तो आपने कभी देखा हो कि वो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है, लगता है जिसको क्या हो गया। कभी कोई भक्ति वाले गाना गाता है, जब बड़ा दुख होता है तो भक्ति वाले गाने गाता है, भगवान को याद करता है। और खुश होता है तो कुछ और संगीत निकलता है, श्रृंगार निकलता है। ज्यादा दुख होता है तो करुण विलाप निकलता है। यही होता है, आदमी की बातें वैसी होने लगती हैं। आदमी खुश होता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, और जब आदमी दुखी होगा तो आप चाहे जितनी अच्छी बात करो, कहेगा कुछ नहीं यार, जिंदगी में क्या रखा है, बस 4 दिन की जिंदगी है, 5वें दिन तो मर ही जाना है। क्योंकि वो अंदर से दुखी है। उसकी बातों से आप समझ सकते हैं कि वो दुख है कि खुश है, उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा। तो दुनिया में सब कुछ यही है और कुछ नहीं है, फैक्ट है यही। आप कभी देखो, अगर आप खुश हैं तो आप देखो कैसे अच्छी अच्छी बातें करोगे, और आप दुखी हैं तो देखो आप ही के अंदर से वो सब बातें नहीं निकलेंगी, क्योंकि आप तनाव में हैं। आपको बहुत अच्छी चीज बताई जाएगी, वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। खाने को बहुत अच्छा दिया जाएगा, जो आपको बहुत पसंद है, वो भी मन नहीं करेगा, रहने दो खाने को। और जब अंदर से खुशी होगी तो कुछ भी हो, सब कुछ बढ़िया, नमक रोटी भी आप अच्छे से खा लेंगे। अंदर अंदर से खुश होना चाहिए। चलिए अगला लिखिए। सही कह रहे हैं कि गलत? यही फैक्ट है, यही दुनिया है, यही समाज है, यही लाइफ है। लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। अगला लिखिए। क्या लिखा? कौन सा? मुहाने के पास भी गुफाएं पाई जाती हैं। यहां की गुफाओं का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। सेनोजोइक काल में हुआ है। अगला लिखिए। कोस्ट या रीफ यानी भित्ति, भित्ति माने रीफ, जैसे कोरल रीफ, ऐसे ही
तट लिखो, कोस्ट, तट माने कोस्ट, COAST, कोस्ट। या भित्ति, जैसे प्रवाल भित्ति, तो ऐसे ही भित्ति, भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं रीफ, REEF, रीफ। इसमें देखिए, इसका मतलब होता है तट, लिखो, इसका अर्थ होता है तट अथवा बैंक, तट अथवा बैंक या चबूतरा। चबूतरा जानते हो? जैसे गांव में सभी के घरों के सामने चबूतरे बने होते थे पहले, घरों के पास कुएं होते थे, पहले घर के अंदर कुएं होते थे, कभी कभी किसी किसी सभ्यता में घर के बाहर कुएं पाए गए, हिस्ट्री में पढ़े हो ना? वैसे ही तो चबूतरा ज्यादातर सबके घरों में बना होता है, पहले बना होता था, अब तो नहीं बनाते क्योंकि अब सब बराबर ही रखते हैं, लेकिन पहले घर, हर एक व्यक्ति के घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा होता था, क्योंकि नीम औषधीय गुणों से युक्त है, मेडिसिन में आती है वो। जिसके घर के सामने नीम का पेड़ होता है तो माना जाता है कि नीम का पेड़ दवाई है, औषधि है, और अगर नीम का पेड़ लगा है तो बीमारियां जल्दी नहीं आती। जैसे बहुत लोग देखो बीमार होते हैं तो नीम की पत्तियों को उबाल कर उनको छान कर पीते हैं, ब्लड प्यूरिफाई के लिए। ऐसे बहुत सारी दवाइयां भी आती हैं जो आपके ब्लड को प्योर करती हैं, साफ करती हैं, तो उसमें से नीम की पत्ती नेचुरल है, इसको अगर आप पीजिए तो बहुत फायदा है। जैसे करेला, करेला लोग पीते हैं, करेले का रस पीते हैं। यहाँ सब्जी की दुकान है जो इसमें फल फ्रूट वाली दुकान है जिसमें जूस बेचता है, उसमें आप सब्जियों का जूस पीते हैं, यहाँ पे पड़ोस में, किसी को पीना हो जा सकता है, पी सकता है। करेले वाले लोग पीते हैं, लोग पालक का जूस पीते हैं, सबका जूस पीते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं वो पीते हैं, डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं बीमारियों में। अगला लिखिए, बैंक समतल, बैंक समतल, समतल माने प्लेन, हाँ इसी में, बैंक माने चबूतरा, यानी समतल शीर्ष वाले, शीर्ष मतलब पीक, शीर्ष मतलब पीक, प्लेन पीक वाले उठे हुए भाग होते हैं या उभरे भाग होते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स के किनारे पर स्थित होते हैं। कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप, जो महाद्वीपों के किनारे पर स्थित होते हैं, किनारे पर स्थित होते हैं। जहां पर बैंक बने होते हैं, जहां पर बैंक बने होते हैं वहां पर गहराई कम होती है, डेप्थ कम होती है। लेकिन यहां पर नाव चलाई जा सकती है, नौकायन हो सकता है, बोट चलाई जा सकती है, बोटिंग की जा सकती है। इतना भी पानी कम नहीं है कि बोट ना चले, पानी कम है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बोट चल सकती है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का नितल उच्चावच, इंग्लिश में कहेंगे बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का नितल उच्चावच, नितल उच्चावच, प्रशांत महासागर का नितल उच्चावच, इंग्लिश में कहेंगे बॉटम रिलीफ, इसको बोलते हैं बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशन। इसमें लिखिए, या ट्रायंगल शेप में होता है, त्रिभुज के आकार का होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। यह अन्य सभी महासागरों से ज्यादा गहरा और बड़ा होता है। ज्यादा गहरा और
डेप्थ और बड़ा होता है, जिसकी गहराई लगभग 7,300 मीटर तक होती है। यह ज्यादा बड़ा और गहरा होता है, जिसकी गहराई लगभग 7,300 मीटर तक होती है। 7,300 काफी गहरा हो गया। और 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट जमीन के ऊपर होते हैं और ये तलहटी के ऊपर उठते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, ऐसे ही समुद्रों में भी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। बात समझे? पहाड़ वहां भी होते हैं, वहां भी पीक्स होती हैं, चोटियां, गुफाएं भी होती हैं। जैसे अभी हमने लिखा है गुफाएं पाई जाती हैं। कभी आप समुद्र को देखिए, जैसे मान लो कभी कोई ऐसी छोटी छोटी फिल्म हो या टेलीफिल्म हो, उसमें दिखा रहे हो समुद्र का, तो उसमें देखो बहुत सारी आकृतियां पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, बहुत सारे एल्गी पाए जाते हैं। जीव जंतु तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, समुद्र है। छोटे छोटे शैवाल पाए जाएंगे अलग अलग कलरफुल के। उसी में कोरल रीफ्स पाई जाएंगी, छोटी बड़ी मछलियां पाई जाएंगी, अनेकों अनेकों जेलीफिश जैसी मछलियां पाई जाएंगी, जेलीफिश। उसी में जो दरियाई घोड़े होते हैं वो भी पाए जाएंगे। तो सब कुछ है समुद्र में। अभी हम समुद्र के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, कुछ ही जानते हैं, थोड़ा सा पार्ट जानते हैं, 5%, बाकी नहीं जानते। जानना चाहिए, बहुत कुछ नया मिलेगा। अगर समुद्र के बारे में हम जानकारी हम बढ़ा लें तो हो सकता है बहुत सारी चीजें और अच्छी हो जाएं, जो भी हम जानते ही नहीं, पता ही नहीं हमें। अगला पॉइंट लिखिए। इस विशाल महासागर में लगभग 2000 से भी अधिक आइलैंड्स पाए जाते हैं। आइलैंड माने द्वीप। जो लैंड पोर्शन से यानी भूमि से अलग हैं, जो भूमि से या लैंड पोर्शन से अलग हो गए हैं, पृथक हो गए हैं। जिनमें से कुछ द्वीप, जिनमें से कुछ क्या, अधिकतम द्वीप प्रवाल भित्ति से बने हैं। प्रवाल भित्ति से, प्रवाल भित्ति माने कोरल्स, प्रवाल भित्ति से बने हैं, और कुछ ज्वालामुखी से निर्मित हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बने हैं, ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं। इंग्लिश में वॉल्केनिक इरप्शन से बने हैं। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशंस डे। विश्व महासागर दिवस यह प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। और उसी 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे गर्म दिन होता है, यानी सबसे गर्म और सबसे बड़ा दिन होता है भारत में, यानी पूरी कर्क रेखा पर भी हम कह सकते हैं। क्योंकि भारत में हम लोग रहते हैं, इसीलिए भारत से आप तुलना जल्दी कर सकते हैं। तो चाहे आप कहें भारत में, चाहे कह लें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, भारत की, चूंकि भारत के 8 राज्यों से पास होती है कर्क रेखा, तो चाहे हम कहें कर्क रेखा पे, चूंकि कर्क रेखा पे और भी 17 देश पड़ते हैं भारत के अलावा, टोटल 18 देश हैं। तो चाहे हम भारत में कहें चाहे कर्क रेखा पे कहें, कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है 21 जून को, इसीलिए सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन होता है। जबकि भारत का सबसे ठंडा दिन यानी कर्क रेखा का सबसे ठंडा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। भारत का सबसे ठंडा और सबसे छोटा दिन एक ही तिथि को होगा, और वो तिथि होगी 22 दिसंबर। सबसे गर्म और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, और अभी 21 जून
आने वाला है। 21 जून को देखो क्या होता है वेदर का इफेक्ट। गर्मी होती है तो कितनी होती है, कितने डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। पिछली बार उस दिन बारिश हो गई थी, गर्मी घट गई थी, लेकिन होना चाहिए वेदर के अकॉर्डिंग सबसे गर्म, क्योंकि 21 जून पर सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है। अब देखें क्या होता है इस बार। इस बार तो 21 जून ही बताएगा क्या होगा। तो क्या लिखा, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2009 से इसे हर साल मनाया जाना निश्चित किया गया है या निर्णय लिया गया है। इसको मनाए जाने का उद्देश्य, यानी विश्व महासागर दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य यह है कि समुद्र से प्राप्त होने वाले, यानी समुद्र से मिलने वाले लाभों के संबंध में, जो फायदे हैं हमें समुद्र से जो लाभ मिलते हैं, समुद्र से कुछ लाभ भी मिलते हैं क्या? क्या समुद्र से क्या लाभ मिलता है? जैसे पेट्रोलियम और क्या? पेट्रोलियम और बोलो भाई, हमको बताओ, तुम बताओ हमें। पेट्रोलियम और हैं, ट्रांसपोर्टेशन और सी फूड, बहुत बढ़िया, और नेचुरल गैसेस और कोरल्स, एल्गी और हैं, और भी कुछ, बहुत सारी चीजें हैं, सोचते जाओ बताते जाओ। ठीक है, सब कुछ, बहुत कुछ समुद्रों से हमें प्राप्त होता है। पानी भी तो मिलता है। अगर कभी आप फंस जाओ तो पानी को, अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आनी, छोटी छोटी, आप बैग में मशीन पैक कर लो और उस मशीन से प्यूरिफाई करके पानी पी सकते हो आप। हैं, नमक भी मिलता है, लेकिन नमक के लिए झीलें हैं। समुद्र में नमक निकालने कौन जाएगा? जब झीलों से नमक निकाला जा सकता है, जब आपको वही सामान यहाँ पड़ोस में किराने की दुकान पे मिल सकती है, तो जरूरी है राजस्थान जाओ? अब नमक लेना होगा तो क्या जरूरी है सांभर झील ही जाओ? तुमको यहाँ नमक नहीं मिलेगा लखनऊ में? मिलेगा, यहीं ले लो। पता लगा जितना नमक लेने वहां जाओगे, जितना किराया भाड़ा लगेगा आने जाने में, उसमें तो साल भर नमक खा लोगे। नमक खाते ही कितना हो, कोई दाल चावल थोड़ी ना है कि नहीं 2 लीटर ही चाहिए, 2 किलो ही चाहिए, कूट पीस के एकदम नमक मिर्च डाल के खाएंगे। नमक तो पहले से मिर्चा डालो। तो उसमें ये भी देखा जाता है कि हमको फायदा कहाँ है। भाई हर आदमी फायदे के लिए काम करता है। अगर आपका नुकसान ही हो गया तो आप वो बिजनेस क्यों करोगे? जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस इसलिए कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट हो, और अगर आपको लॉस होता जाए, ऐसा है कोई सामान लेने आओ, उसको सामान भी दो, फिर बदले में जितने सामान का जितने का पैसा, वो जितना सामान की कॉस्ट बने वो उसको पैसा भी दो, उसको घर छोड़ के आओ। ऐसा कोई करता है? जैसे मान लो उसने 400 रुपए का सामान खरीदा, तो 400 रुपए अपनी जेब से उसको 400 रुपया दो, सामान दो, और रिक्शा बुलाओ उसको घर तक भेजने जाओ, या अपनी कार से उसको भेजने जाओ, भैया फिर आना। ऐसे करते हो? नहीं करते, क्योंकि ऐसा बिजनेस करोगे तो एक के दिन में सब दुकान खत्म हो जाएगी, प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए कहा गया बनिए। जो बनिया लोग होते हैं वो इसीलिए हैं, बनिए 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 और बनिए, बिगड़िए मत, बनिए। क्योंकि 99 का 100 करना जानते हैं वो। कैसे 99 का 100 करना है उनको पता है। प्रॉफिट निकालना जानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ही जरूरी है बिजनेस में। जैसे आप आए हो तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो आप नहीं आओगे, फैक्ट है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो आप नहीं आओगे। क्या आओगे? यहाँ आओ और कोई ना आए, यहाँ खाली अकेले बैठे रहो, थोड़ी देर बैठो फिर चले जाओ। आओगे? नहीं आओगे। और क्लास चलेगी तो आओगे। एक दिन नहीं आओगे तो अंदर खराब लगेगा कि यार हमारी छूट गई क्लास। अगले दिन आओगे। तो ये क्या है? ये आपका प्रॉफिट है। तो क्या लिखा?
समुद्र से होने वाले लाभों के संबंध में विश्व की जागरूकता को बढ़ाना है या वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। थोड़ा शब्द सही लिख लो, वैश्विक। वैश्विक यानी पूरे विश्व की जागरूकता को बढ़ाना है। 2021 की थीम लिखिए, 2021 की थीम थी, वर्ष 2021 में इसका विषय या इसकी थीम, वर्ष 2021 में इसका विषय समुद्र जीवन और आजीविका थी। इंग्लिश में कहेंगे ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड। लाइफ एंड लिवलीहुड, ओशन की लाइफ एंड लिवलीहुड, समुद्र का जीवन और आजीविका। समुद्र देखो ऐसे लिखो, समुद्र और दो बिंदी लगाओ, जीवन और आजीविका। ऐसे इंग्लिश में लिखो ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड, दो बिंदी लगाना बीच में, ओशन के बाद या समुद्र के बाद, जीवन और आजीविका। जीवन एवं आजीविका, लाइफ एंड लिवलीहुड, किसकी? ओशन की। ये इसकी थीम थी 2021 की। अगला पॉइंट लिखिए। नहीं, 21 की थीम है ये। और ये आपका हो गया है टॉपिक खत्म। अगली हेडिंग डालिए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से क्या जानते हैं आप, क्या समझते हैं इसके बारे में, बताओ भाई। भारत का ट्रांसपोर्टेशन, इंडियन ट्रांसपोर्टेशन या भारत का परिवहन, क्या जानते हैं परिवहन के बारे में, बताओ। हाँ, आराम से फिर से बोलो, समझ नहीं पाए, फिर से बोलो, ध्यान कहीं और था इनके ऊपर। एयर में कैसे जाएंगे? एरोप्लेन से। लैंड में? ये सब चलेगी कहाँ? रोड पे, यानी रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देखिए किसी भी सभ्यता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, किसी भी सभ्यता की आप बात कर लो। जैसे जब बहुत पहले पुरा पाषाण काल के समय जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, या उसके भी पहले जो आदि मानव रहते थे जंगलों में, और सबसे पहला आदि मानव कहां पाया गया दुनिया में? सबसे पहला आदि मानव अफ्रीका में। सबसे दुनिया का पहला आदि मानव अफ्रीका में पाया गया। अच्छा, खोज हुई कि आविष्कार हुआ? ध्यान रखना, आदि मानव का आविष्कार नहीं कर देना। हाँ, नहीं, कुछ लोग होते हैं आविष्कार ही करते हैं, वो सीधे वैज्ञानिक ही हैं। कहीं पंखे की खोज की आविष्कार, कहीं खोज, पंखे खोज करेंगे और आदि मानव का आविष्कार करेंगे, भूल जाते हैं क्या बोलना है। इंग्लिश वाला याद कर लो तो आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें खोज की, तो खोज का मतलब होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी माने खोज, और कभी भी कोई भी वस्तु की अगर हम खोज करते हैं तो वो हम बनाते नहीं हैं। ध्यान रखना, वैज्ञानिकों की तरह बनाई नहीं होती, पहले से होती है। जैसे कोई अंगूठी आपने नहीं बनाई, सोने की अंगूठी थी, घर में काम कर रहे थे, खो गई, खो गई, अब खूब ढूंढा नहीं मिली, 3-4 महीने ढूंढा नहीं मिली, गुम हो गई अंगूठी। किसी ने चुराया नहीं, कहीं ऐसी जगह गिर गई घर ही में कि आप जान नहीं पाए। फिर पता चला 2-4-6-8 महीने के बाद कोई त्योहार पड़ा बढ़िया सा, जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया,
त्योहार पर घर की पूरी सफाई का जिम्मेदारी सब उठा रहे हैं, पूरी घर की सफाई हो रही, झाड़ू मारा, अलमारी के पीछे से खनकती हुई निकली, डांस करती हुई अंगूठी, कहना अरे ये देखो मिली है इतने दिन के बाद। तो वो क्या है? आपकी खोज है, आपने खोज लिया, ढूंढ लिया आपने। तो क्या हम कहेंगे इसको? ये खोज है भैया, खोज, खोज लिया यानी खोज हो गई, मिल गई अंगूठी। आप क्या कहेंगे? अलमारी के पीछे बना रहे थे अंगूठी को? बना नहीं रहे थे। बनाना मतलब इन्वेंट करना, आविष्कार करना। जैसे मिट्टी से हमने एक मूर्ति बना दी, तो हम कहेंगे ये हमारी संरचना है, रचना है हमारी। कोई चीज जैसे कैमरा, जैसे पंखा, जैसे एसी, जैसे मोबाइल फोन, जैसे फाउंटेन पेन, ये क्या है? ये पहले था नहीं, चलता नहीं था, क्योंकि ऋषि मुनि भी लिखते अगर चलता होता तो। उस समय चलता ही नहीं था, मोर के पंख से या पक्षियों के पंख से लिखते थे। बहुत सारे फल ऐसे आते हैं जिनकी इंक बहुत गाढ़ी होती है, उनको पीस कर इंक स्याही बनाते थे, दवात में भरते थे और पंखों से डुबो डुबो कर लिखते थे पत्तों के ऊपर, क्योंकि कागज भी नहीं था। धीरे धीरे विकास हुआ और चाइना में सबसे पहले पेपर बनाया गया। चाइना से आया पेपर, दुनिया को पेपर चाइना ने दिया। जैसे जीरो पूरी दुनिया को भारत ने दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आपको याद होगा एक नाम, क्लेडियस टालमी। क्लेडियस टालमी साहब ने यह बताया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। वहीं उनके बाद जब दूसरे नंबर पे आए निकोलस कॉपरनिकस, तो उन्होंने कहा कि भाई जो टालमी साहब कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, यानी सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य हमारी पृथ्वी का। इनके बाद आए गैलीलियो, उन्होंने क्या किया? दूरबीन बनाई। तो क्या कहेंगे? दूरबीन का आविष्कार किया, की खोज की। हड़प्पा खुदाई से निकाल के नहीं लाए थे, उन्होंने बनाया था। लेंस जोड़ के, कई सारे लेंस जोड़े, बहुत सारा प्रयोग किया होगा, उसके बाद बनाया। जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ, खोज नहीं हुई। तो ऐसे ही इन्होंने दूरबीन की आविष्कार कर लिया 1605 में, और दूरबीन की मदद से देखा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उनमें से पृथ्वी भी था। यही बात वो 1605 ईस्वी में दूरबीन में देख के बता रहे थे। और हमारे यहां 6वीं शताब्दी में एक महानुभाव हुए थे, उनका नाम था, एक बहुत भारत की बहुत बड़ी महान विभूति थे, उनका नाम था वराह मिहिर। वराह मिहिर ने 6वीं शताब्दी में ही बता दिया था कि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बताओ, इतनी बड़ी खोज कर ली थी उन्होंने, क्या आविष्कार किया था, ये खोज थी उनकी। हम लोग कितना भारतीय, कितना आगे थे आप सोचिए। 6वीं शताब्दी में एक बंदा बता रहा है और एक बंदा बता रहा है 1605 ईस्वी में, कितना अंतर है। भारत बहुत पहले से ज्ञानी लोगों का गढ़ रहा है, यहां बहुत बुद्धिमान लोग रहते थे। दुनिया में कहीं यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ पूरा ज्ञान का भंडार था, पहले भी था और आज भी है। लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान विलुप्त होने लगा। कुछ आए, पुस्तकालय जला दिया, एक से एक आतताई आए, भारत को लूट ले गए। एक एक बार नहीं मन भरा, 17 बार लूटे। सोचो, वो लूटने ही आए थे। तो भारत को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने में किसी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले वो बाहर से आए, अब अंदर वाले नुकसान पहुंचा रहे हैं। जितने बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये भी देखो नुकसान ही तो कर रहे हैं। आप देखो, रोड का टेंडर निकलता है, रोड का टेंडर पास हुआ 1 करोड़ का, रोड में क्या 1 करोड़ रुपया लग जाता है? इधर से बनाते जा रहे हैं, पीछे पीछे उखड़ती चली जा रही है रोड। एक ही रोड को साल भर में 2 बार बनाते हैं, 2 बार डबल पैसा लेते हैं, और सारा पैसा कहां गया? सब लग गया, उनके कागज में सब लग गया। कागज में पुल बना है, हकीकत में पुल गायब है। सब कागज में होता है यहाँ पे काम, सब कुछ कागजी कार्रवाई। इतना भ्रष्टाचार करके क्या करोगे भाई? अगर 20% खा लो, 80% लगा दो, तो जिंदगी में बहुत फायदा हो जाएगा।
लोगों को, मानवता को फायदा होगा। और आप 80% क्या 90% खा जा रहे हो, 10% लगा रहे हो दिखावा। सोचो अगर आप 90% काम करो, जैसे मान लो आप विधायक बन गए और 90% आप काम करो, तो 90% काम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी आप हारोगे, क्योंकि आप इतना अपने क्षेत्र को बढ़िया बना दोगे कि लोग झक मार के आपको वोट देंगे और आप हीरो हो जाएंगे। और जैसे नायक पिक्चर नहीं थी अनिल कपूर वाली, वो एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है और जो पहले से थे सोचो कितने साल से थे, कुछ नहीं कर रहे। आदमी की सोच उसको आगे बढ़ाती है। आप अच्छी विचारधारा के हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप सोचते हैं कि नहीं यार पढ़ने से जॉब मिलेगी, तो आप पढ़ेंगे तो आपको जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो सोचता है अरे ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम में पढ़ लेंगे, तो क्या अभी उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी आदत है, वही आदत बन जाएगी। जो करोगे वही आदत बन जाएगी आपकी। तो जो किसी भी सभ्यता के लिए हम बता रहे थे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बेसिक नीड होती, बेसिक रिक्वायरमेंट होती। भाई आदमी रहेगा तो कहीं जाएगा तो है ही है, और जाएगा तो उसको संसाधन चाहिए चलने के लिए, जैसे बाइक चाहिए, कार चाहिए, प्लेन चाहिए। तो या तो वो रोड से जाए, कहीं जाना है जैसे आपको कानपुर जाना है या इलाहाबाद जाना है, तो या तो आप प्लेन से जाओ, हवाई मार्ग से, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वायु परिवहन, या तो आप पानी से जाओ, जल परिवहन, या तो आप बाय रोड जाओ, सड़क परिवहन, रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे बढ़िया संसाधन क्या है? पानी वाला तो संसाधन है नहीं, कोई पड़ोस में ऐसा तो है नहीं कि पानी से स्टीमर से हम चले जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, वो तो है नहीं, वो तो कैंसिल। एयर ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो हर आदमी हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सकता। जो बाहर बताशे का ठेला लगाता है, जो मूंगफली बेचता है, क्या ये हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं? सब क्या कर सकते हैं? भारत के जितने भी लोग हैं सब तो यात्रा नहीं कर सकते। उसमें भी एलिट पर्सन जाएगा, जिसके पास अच्छे पैसे होंगे वो जाएगा। कि किसान आदमी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, जिंदगी में एक दो बार करेगा, अगर घर वालों ने सपोर्ट कर दिया, बच्चों ने सपोर्ट किया, टिकट लेके दे दिया, उसको पता ही नहीं टिकट कहाँ मिलेगा, लाइन में कैसे लगेंगे, कैसे अपनी सीट कंफर्म करेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे उतरेंगे, उसको पता ही नहीं, कैसे बेल्ट बांधेंगे, उसको नहीं पता भाई, क्योंकि उसका काम खेती वाला है, वो अपने काम में माहिर है। तुम करके दिखाओ खेती, नहीं कर पाओगे। और वो बाहर जाता तो उसको हंसते हो तुम, इनको कुछ नहीं आता, एक देहाती है, शब्द है देहाती, बताओ, देहाती बना दिया। और वही देहाती तुम्हारी पेट की रखवाली करता है, तुम्हारे जीवन को चलाता है। अगर वो अनाज ना उगाए तो रुपया नहीं खा लोगे, कुछ नहीं खाओगे, खाना ही खाओगे, दाल चावल रोटी सब्जी ही खाओगे। नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज खाओगे, लेकिन खाओगे तो अन्न ही। कभी तो खाओगे अन्न कि रोड नोट खा लोगे, डॉलर खा लोगे? नहीं खाओगे। वो अपना काम करना बंद कर दे तो आप सोचो, लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से करता है, लेकिन लोग उसको बोलते हैं देहाती। विडंबना है ये हमारे यहाँ की। जो सबसे पूजनीय है, सोचो, जो हमको जीवन दे रहा है, अगर अनाज ना होगा तो मर जाएंगे हम लोग, उसको हम लोग देहाती बता रहे हैं। जो लूट घसोट रहा है उसकी जय जयकार कर रहे हैं। दुनिया यही है, इसी को दुनिया कहते हैं। किसी भी सभ्यता में ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, अहम भूमिका निभाता है। लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती हैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली वाला हर आदमी प्लेन में सफर नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए? रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, सड़क परिवहन। पूरे भारत में सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे ज्यादा लोग सड़क पर ही चलते हैं। आप देखो कितनी जाम लगती, कितनी भीड़ लगती है। सुबह और शाम कभी रोड पे निकलो, फिर देखो निकल नहीं पाओगे, कपूरथला चौराहा, इतनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। गाड़ियों के आगे पीछे सब गाड़ियां लगी, उसमें भी हॉर्न, शोरगुल इतना कि अगर आधे घंटे जाम में फंस गए तो सर में पक्का दर्द हो जाएगी। इतनी गाड़ियां हैं, इतने उनके हॉर्न हैं, और हॉर्न में भी वो पता नहीं कौन कौन से हॉर्न लगवाए, पक्का सर में दर्द हो जाए सुन सुन के। ऐसा लगेगा मोटरसाइकिल में बस का हॉर्न फिट करवाएं, ऐसा पीछे बस आ रही है। ब्रेक मारेंगे तो लगेगा कुत्ता मर गया, कुत्ता दब गया, भौंकने की आवाज आती कभी कभी। ऐसी गाड़ियां सुन, इनका तो पक्का चालान करना चाहिए।
सड़क हेडिंग डालिए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन इसमें लिखिए, परिवहन में लिखिए किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सड़क परिवहन, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सड़क परिवहन ही निभाता है। क्योंकि यह यातायात का सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता साधन है। प्लेन में पैसे ज्यादा लगेंगे, अगर आप बस से जाओगे, बाय रोड जाओगे, अपनी बाइक से जाओगे तो किराया कम लगाना पड़ेगा। यहां से आप सीतापुर जा रहे हैं तो सीतापुर जाने में आपको खर्च करने पड़ेंगे 100 कुछ रुपए, 100 रुपए मान लो। अगर फ्लाइट चलती होती तो क्या 100 रुपए में आप पहुंच जाते? कम से कम देने पड़ते 1000-2000 रुपए, 1500, 700, 800, 500 से तो ज्यादा ही पड़ते। दूरी कम है तो पैसे कम लगते, लेकिन टाइम कितना लगता? आप 2 घंटे पहले बोर्डिंग करवाओगे, डिपार्चर होगा प्लेन, उसके बाद वहां लैंड करेगा, फिर वहां से निकलोगे, तो इस ताम झाम में 2 घंटे यहाँ, 1 घंटा वहां, 3 घंटे और कम से कम 10 मिनट की यात्रा, 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट यात्रा, 15 मिनट ये यात्रा में जाएंगे, लेकिन उसके लिए 3 घंटा खराब करोगे। इससे अच्छा 2 घंटे में पहुंच नहीं जाओगे बाइक से, तो प्लेन का क्या करोगे? एक तो महंगा है, ऊपर से टाइम टेकन है, बहुत ज्यादा समय आपका लग रहा है। जो काम 2 घंटे में हो सकता है वो 4 घंटे में होगा, 3.5 घंटे में होगा, 3 घंटे में होगा, तब भी तो आपका 1 घंटा बचेगा, उतने में आप काम करके वापस आ जाओगे। सही कि नहीं? पैसा भी ज्यादा दो, समय भी ज्यादा लगाओ, इससे अच्छा क्या है? सस्ता साधन, बस पकड़ लिया, हर 10 मिनट पे, हर मिनट पे बस जा रही है, कहीं की भी बस जा रही तो सीतापुर होते हुए जाएगी, आप बस पकड़ लिए, आराम से सीट पे बैठे, कुछ करना भी नहीं, चलाना भी नहीं है, धूप भी नहीं खाना है, बारिश में भीगना भी नहीं है, आराम से बैठे, आंखें बंद किए, हेडफोन लगाए, आराम से गाना सुनते हुए जा रहे हो। बस वाला अपना काम कर रहा है, कंडक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो, रेडियो आपका अपना काम कर रहा है, पहुंच गए आप, अपना काम खत्म किया, वापस बस पकड़े चले आए। सबसे सस्ता साधन, पूरे देश में सबसे सस्ता साधन रोडवेज है, रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, रोड सड़क परिवहन सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। मिडिल क्लास फैमिली हवाई जहाज जब जाना हो तो प्लेन से ही जाओ, ऐसा नहीं किया जा सकता। सबसे बढ़िया क्या है? या तो रोड जाओ, रोड बाय रोड जाओ, या बाई एयर जाओ, या तो ट्रेन से जाओ। ट्रेन परिवहन, रेल परिवहन भी बहुत अच्छा साधन है, लेकिन रेल में और सड़क में सबसे बढ़िया साधन सड़क परिवहन है, क्योंकि सब लोग सड़क परिवहन का यूज करते हैं। जैसे थोड़ी दूरी जानी हो, जैसे आपको यहां से पुरनिया जाना हो, तो आप क्या ट्रेन पकड़ोगे? जाके पकड़ोगे चारबाग जाके, कि डालीगंज होते हुए आएंगे, यहीं उतर लेंगे फिर चले जाएंगे? नहीं जाओगे। सबसे बढ़िया क्या है? ऑटो पकड़ेंगे, निकल लेंगे, किसी से लिफ्ट ले लेंगे। धर्मेंद्र ने जितेंद्र से लिफ्ट ले ली, बैठा लिया उन्होंने, चला दी, छोड़ दिया, ऑटो में बैठ गए। तो सबसे बढ़िया साधन क्या है? सड़क परिवहन नंबर 1 पे। रेलवे अलग परिवहन है, रेलवे परिवहन अलग है, सड़क परिवहन अलग है, वाटर वाला अलग है, एयर वाला अलग है, सब अलग अलग है भाई। है तो जमीन के ऊपर, लेकिन वो रोड परिवहन में थोड़ी ना आएगा। सड़क परिवहन में अलग, सड़क में सड़क आएगी, रेलवे में रेलवे आएगी। अब रेलवे की जो पटरी होगी उसके ऊपर हम बस या ट्रक या नहीं चला सकते, कार नहीं चलेगी, तो वहां पर ट्रेन ही चलेगी, तो वो एक अलग ही परिवहन है।
सड़क अलग परिवहन। अब उस पे चाहे बाइक चलाओ, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे पैदल चलो। ट्रेन में तो आप पैदल भी नहीं जा सकते, क्योंकि गाड़ी आएगी तो आपको हटना पड़ेगा, अपनी गाड़ी हटानी पड़ेगी। तो ये संभव नहीं है जितनी बार ट्रेन है उतनी बार गाड़ी हटाओ। और ऊपर से अगर किसी अधिकारी ने देख लिया, कहेगा इनको पहले पकड़ो। रेलवे पुलिस वालों को कहेगा पकड़ो भाई, ये कर क्या रहे हैं यहाँ। ऐसा तो नहीं कोई पटरी उखाड़ के घर ले जाना चाह रहे हो। तो ऐसे इसलिए ज्यादा आप इधर उधर ताका झांकी करेंगे रोड पे तो क्या होगा, आपको दबोचा जाएगा, धर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा कि चलो भाई इधर कर क्या रहे हो यहाँ। ऐसे अनावश्यक अगर आप टिकट नहीं लिए और अनावश्यक आप इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप क्यों क्यों खड़े हो यहाँ पे। अगर आपका कोई काम नहीं है तो आप खड़े क्यों हो। इसे तो चेकिंग होती है, चेकिंग हो रही है कि आप क्या कर रहे हो, तलाशी ली जा रही है। ऐसा तो नहीं कि हथियार लेके जा रहे हो, तो आप हथियार लेके नहीं जा सकते। प्लेन में आप हथियार लेके नहीं जा सकते, आप ट्रेन में बस में हथियार लेके नहीं जा सकते। इसीलिए बाहर चेकिंग होती, बैग वैग की आपकी तलाशी होती। अब तो मशीनें हैं, मशीनों की तरह तलाशी होती। पहले चेक करते थे हाथ से, कुछ है तो नहीं, रखे तो नहीं हो। जैसे पिक्चर हॉल में भी तलाशी पहले होती थी, अब नहीं होती। बीड़ी का बंडल, माचिस, ये सब ले जाना मना है। चाकू, छुरी, ब्लेड, ये सब नहीं ले जा सकते आप। जैसे ही चिड़ियाघर जाओ, जू, वहां पर पॉलिथीन ले जाना मना है। आप अगर पॉलिथीन में कुछ लेके जा रहे हैं तो पॉलिथीन से निकालिए, कागज के उसमें रैपर में रख लीजिए। कागज का रैपर अलाउड है, वो भी आप इधर उधर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में ही फेंकेंगे। गंदा क्यों कर रहे हो भाई। अगर आप किसी और का उठा के डाल नहीं सकते तो आप क्यों डाल रहे हो। तो आप गंदा मत करिए, सफाई रखिए। हमारे यहाँ यही है, गंदगी बहुत होती। लोग पान खाएंगे रोड पे थूक देंगे। विदेशों में ऐसा नहीं है, आप जहां पाओ वहां थूक दोगे तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए बाहर विदेशों में कितना साफ है। और हमारे यहाँ सरकारी बिल्डिंग कहीं चले जाओ, फिर देखो उसकी कंडीशन, हर कोने एकदम कलरफुल। जितने कोने हैं सारे कलरफुल। पान की पीक, मसाले की पीक, 5 रुपए में ताकत खा के आते हैं। क्या करोगे भाई, ताकत दिखा रहे हैं। मसाले का नाम है ताकत, 5 रुपए में ताकत। रजनीगंधा, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। गंधा है गंदगी, सुगंधा नहीं है। इससे अच्छा बैन कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लेकिन उससे पैसा प्रॉफिट मिलता है तो क्यों बंद करोगे। शराब दुनिया की सबसे खराब चीज, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। अब तो पार्टियों की शान है, पार्टी में चलती है, वो एक सिंबल बन गया है, स्टेटस बन गया है। मतलब देखिए आप क्या स्टेटस क्या बना रहे हैं। शादियों में कभी आप जाओ, लोग सिगरेट का ऑफर कर रहे हैं। कभी देखे वहां, पहले लोग पान खिलाते थे, तो पान कुछ लोगों में चलता है, बाकी खत्म हो गया। अब लोग शराब का ऑफर करते हैं, लो पियो, बोतल रखी है लो पियो। ये आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि समाज को बर्बाद कर रहे हैं। खुद तो बर्बाद हो, दूसरे को क्यों कर रहे हो भाई। खुद तो सिगरेट पी के कैंसर बना लियो, दूसरे को क्यों ऑफर कर रहे हो। लेकिन लोग नहीं मानते, लोग बर्बाद करने पर लगे। अरे ज्यादा खिलाना है, ज्यादा शौक है तुमको सेवा करने का, तो काजू बादाम खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, उसको पस्त ना करो सिगरेट पिला के। वो नहीं करेंगे, फायदा करेगी शरीर को। काजू बादाम खाओगे शरीर अच्छा बनेगा, वो नहीं करेंगे। सिगरेट पिलाएंगे, लो पियो मरो तुम भी, हम तो मरी रहे तुम भी मरो। शराब पियो। क्या लिखा, क्या लिखा भाई, आराम से। क्या लिखा, क्योंकि यह यातायात का सबसे अच्छा साधन है। अगला पॉइंट लिखिए, वर्तमान समय में देश में कुल यातायात का 87%, 87%, 87% यात्रियों से यातायात होता है रेलवे में। 87, क्या लिखा, 87%। इसके पहले क्या लिखा,
कुल यातायात का यात्री यातायात है, 87% यात्री यातायात है। मतलब जो पैसेंजर्स जो यात्रा करते हैं वो 87% करते हैं, 87% को प्रॉफिट होता है। अगला लिखिए, जबकि माल यातायात, जो गुड्स हम ट्रेवल करवाते हैं, जैसे सामान, जैसे ट्रेन में हम माल भेजते हैं, जैसे हमने बाइक यहां हमने बुक कर दी और बाइक हमने ट्रेन से भिजवा दिया, जैसे शिप होता है, कार्गो शिप होता है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जैसे हमने कोई सामान मंगाई दिल्ली से और वो ट्रांसपोर्ट से आ गई हमारे पास, तो वैसे ही ट्रेन में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वही ट्रांसपोर्टेशन, यानी माल यातायात गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन 60%, यात्री 87%, जबकि गुड्स 60% रोडवेज परिवहन के द्वारा ही, यानी सड़क परिवहन के द्वारा यूज करते हैं। ये सब सड़क परिवहन के द्वारा ही संपन्न होता है। अगला पॉइंट लिखिए, भारत का सड़क परिवहन या सड़क नेटवर्क 63 लाख 71,847 किलोमीटर है। 63,71,847 किलोमीटर से भी अधिक है। भारत में सड़क परिवहन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क परिवहन है, रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन है। वर्ल्ड में नंबर 2 पे आते हैं सड़क परिवहन के मामले में। हम नंबर 1 पे कौन आता है? यूएसए नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे आता है। अगला पॉइंट लिखिए, भारत में प्रबंधन के आधार पर यानी जो इनका डिवाइडेशन किया गया है उसकी बात कर रहे हैं। प्रबंधन मतलब डिवाइडेशन, कैसे हमने डिवाइड किया है इसमें लिखिए, डिवाइडेशन के आधार पर सड़कों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला लिखिए, नंबर 1 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग, नंबर 1 नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग कहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? क्या होते हैं नेशनल हाईवे? और क्या? कुछ होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, कुछ होते हैं राज्य के राजमार्ग। लिखिए नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, राज्यों के राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, स्टेट हाईवेज, राज्यों के राजमार्ग, जो स्टेट को आपस में जोड़ते हैं, एक ही स्टेट को आपस में कनेक्ट करते हैं। शहरों स्टेट में होंगे शहर बहुत सारे उन शहरों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? जैसे मान लो ये पूरा
यूपी है, ये पूरा यूपी है। अब इस यूपी को कनेक्ट करना है, तो इस यूपी में देखो हम ये शहर बना रहे हैं, एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर, पांचवा शहर, यानी कुल मिलाकर हम अगर जिले बनाएं तो जिले कितने हो जाएंगे? हैं? कितने जिले हो जाएंगे? कितने जिले हो जाएंगे? 75। हमको लगा कुछ और बताओगे, 5-10। ये उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, वही पूछ रहे हैं। अब जैसे मान लो ये सब 75 जिले हमने बना दिया, ठीक। अब इन जिलों को कैसे जोड़ेंगे? हाईवे के द्वारा, रोड के द्वारा। अब इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, आपस में जुड़ गए। अब इसको इससे जोड़ा, 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 इसको इससे जोड़ा। ये सब मकड़ जाल है, यही तो है सब। ये सब जुड़े हैं। ये सब रोडे हैं, यही तो है रोडे, ऐसी तो रोडे होती हैं। अब इसी में पूरी रोडों का जाल है, एक शहर को दूसरे शहर से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को फिर पहले से, ऐसे सब आपस में कनेक्ट है। जैसे ये है, यहां से जोड़ दिया, अब ये वाला इससे भी जोड़ सकते हैं, लो। अब इसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग महानगरों को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, लो। सब जुड़े हैं आपस में, शॉर्टकट मार दिया, रिंग रोड बना दिया, हाईवे बना दिया। ये सब क्या है? ये सब रोडे हैं। तो रोडों का सोचो मकड़ा जाल कितना है। लखनऊ में आप देख लो, कपूरथला के आसपास देख लो, ये रोड जा रही है, कपूरथला पहुंचेगी, ये बगल वाली रोड भी जा रही है, थोड़ा घूम के निकल जाओ, नीरा नर्सिंग होम के पास से निकल जाओ, और पीछे घूम के निकल जाओ तो महानगर होते हुए वापस आ जाओ, इधर से चले जाओ तो आईटी चौराहे से वापस आ जाओ, ब्रिज के नीचे से निकल आओ। बहुत सारी रोडें हैं। ये सब रोडें क्या करती हैं? आपस में इंटरलिंक करती हैं, जुड़ती हैं आपस में। छोटी पतली रोडें बड़ी रोड में मिलेंगी, बड़ी रोड अपने से बड़ी रोड में मिलेगी, और वो स्टेट हाईवे में मिलेगी, और स्टेट हाईवे वाली नेशनल हाईवे मिलेगी। गांव है, एक गांव दूसरे गांव से कनेक्ट होता है रोडवे के द्वारा, गलियारे के द्वारा, कच्ची सड़क के द्वारा। अब तो ज्यादातर पक्की सड़कें बन गई, जैसे बहुत सारी योजनाएं चली, प्रधानमंत्री सड़क योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो गांव में भी सड़कों को बनाने का काम करती हैं। गवर्नमेंट भी उसको प्रोत्साहित करती है, पैसे खर्च करती है। जैसे गांव में होगा तो प्रधान जी बनवाएंगे, कस्बा होगा विधायक जी बनवाएंगे, पूरे कई सारे कस्बों को मिलाकर एक सांसद होता है, सांसद जी सांसद निधि से बनेगी, और होगा राज्य मंत्री बनवाएंगे, राज्य बनवाएगा तो राज्य मंत्री के द्वारा बनवाएगा, और होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाएगी, केंद्र सरकार। यानी ऐसे रोडें बनती चली जाएंगी। अब केंद्र सरकार किसी एक संस्था को देगी कि भैया तुम बनवाओ, जैसे लखनऊ है, अब लखनऊ में क्या मेयर साहब थोड़ी ना बनाने आएंगे, वो क्या करेंगे? पीडब्ल्यूडी से कहेंगे ऐसा है, तुम एक डिपार्टमेंट हो, यही काम करना है तुम्हें, चलो रोड बनाओ। तो पीडब्ल्यूडी क्या करेगा? रोड बनाएगा, क्योंकि वही काम है उसका, काम है कि नहीं? तो जो जिसका काम है वो कर रहा है, उसके ऊपर एक सुपरविजन के लिए ऑफिसर है, बैठा है, वो देख रहा है। जैसे रोड बनाया गया तो रोड के लिए पहले निकाला जाएगा टेंडर, अब उस टेंडर में जो सबसे कम पैसे में बना के देगा, जैसे हमने कहा इस रोड को बनाने में 5 लाख रुपए लगेंगे, अब 5 लाख रुपए लगेंगे तो आप बताओ कितने पैसे में बना दोगे? ये सरकारी रेट है 5 लाख, इससे नीचे बोली नहीं लगेगी, बोली तो ऐसे लगती है, सबसे कम बोली है 5 लाख। अब आप बताइए कितने बना देंगे?
कोई कह रहा है हम 10 लाख में बना पाएंगे भाई, कोई कह रहा है हम 15 लाख में बनाएंगे, कोई कह रहा है अच्छा हमको 7 लाख रुपए दे देना, कोई कह रहा है हमको 6 लाख दे देना, कोई कह रहा है हमको 5,99,000 देना। तो 6 लाख वाले की बोली कैंसिल, 5,99,000 वाली बोली पास। ठीक है भैया, 5,99,000 तुमको मिलेंगे, रोड बना दो। 15 लाख जब 5,99,000 में बन रहा है तो 15 लाख 10 लाख क्यों दिए जाए, 8 लाख भी क्यों दिए जाए, फायदा हो। लेकिन जब किसी और चीज की बोली लगती है, नीलाम की जाती है वस्तु में, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा बोली लग जाए वही मानी जाती है। जैसे घर है मान लो 10 लाख का, या 1 करोड़ का मान लो घर है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, घर महंगा होता है। 1 करोड़ का घर, बोली शुरू हुई 1 करोड़ मिनिमम बोली है, किसी को घर बहुत अच्छा लगा, उसने कहा हम 1 करोड़ 10 लाख देंगे, पहली बोली। दूसरा आया, कह रहा यार ये तो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, ये घर खरीदेंगे, इतना अच्छा घर, हम 1,20,000 देंगे, 1 करोड़ 20 लाख देंगे। रेट घट गया, 1 करोड़ 10 लाख, दूसरी बोली आई 1 करोड़ 20 लाख। कोई और बहुत बड़ा करोड़पति बैठा, अरबपति बैठा, उसने कहा हम 1.5 करोड़ देंगे। तो अभी बोली किसको जाएगी, 1.5 करोड़ वाले को। और उसी में कोई आ गया, जिद पे आ गया, नहीं नहीं खरीदेंगे तो हम ही खरीदेंगे, कह रहा ऐसा है हम 2 करोड़ रुपया देंगे। तो जो 2 करोड़ देगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया, तो प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ की सामान 2 करोड़ डबल हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है 10 रुपए की सामान 10,000 की बिक जाती है, ये नीलामी में फायदा होता है। और सरकार नीलाम करती है सब वस्तुओं को। जैसे कोई डिफाल्टर है, अब उसने प्रॉपर्टी अपनी रखी है अपने पास, और अगर उसने सरकार से लोन लिया और नहीं चुका पाया, तो सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर कहेगी भाई लोन चुकाओ, कहेंगे हम साहब लोन नहीं चुका सकते, तो क्या कहेंगी सरकार, क्या करेगी, इनका घर या खेत इनका नीलाम करो, खेत नीलाम करो, इनका घर नीलाम कर दो। घर नीलाम करेंगे तो कहेंगे घर है, इसकी एक्चुअल कीमत इतनी है, आज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का जो मार्केट रेट है, जमीन का रेट इतना है, मकान बना है तो इसकी कॉस्ट इतनी है, टोटल मकान की कीमत इतनी है। अब बोली इतने से शुरू होगी, मिनिमम ये रेंज है, इसके ऊपर बढ़ना है, तो मिनिमम रेंज के ऊपर बढ़ते जाओगे, जो सबसे हाईएस्ट बोली होगी उसी को मकान बेच दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, लिखा पड़ी हो जाएगी कि आज की डेट से ये मकान इनको दिया जाता है, ये मालिकाना हक मकान का पा गए। तो वो मकान होंगे जो असली वाले पहले वाले मकान मालिक होंगे वो हट जाएंगे, क्योंकि उनके नाम से वो कहेंगे साइन करो, तुमने आज इनको बेच दिया समझ लो इतने पैसे में। तो जो सरकार का पैसा होगी वो ले लेगी, बाकी पैसा तुमको दे देगी, भाई तुम नहीं दे पा रहे थे, ये बोतल की कीमत 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, और अगर हम नीलाम करवाए हमको 8 लाख रुपए मिले सरकार को, तो 5 लाख अपने पास रखेगी, जो उसके थे वो ले लिया, बाकी तुम रखो, तुम्हारा जानो, तुम 3 लाख में, तुम्हारा घर 5 लाख की कीमत वाला 3 लाख में तुमको मिला है, हो सकता है ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, ये तो किस्मत है, ये तो सामने वाले बोली लगा रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। कभी कभी होता है दोनों पक्ष एक ही होते हैं, एक बोली बढ़ाता है, एक बोली घटाता है, तो जब आपस में 4 लोग बोली लगा रहे हो, सब एक ही के आदमी हैं, तो चाहे जिसको चाहे मालिक तो एक है, ऐसा भी लोग करते हैं, सब अपने ही लोगों को खड़ा कर देते हैं। यहां पर बहुत राजनीति चलती है, पॉलिटिक्स बहुत है। क्या लिखा, नंबर 2 स्टेट हाईवेज, नंबर 3 लिखिए सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड्स, नंबर 3 सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें, इसके अतिरिक्त, इनके अलावा जिला सड़कें, जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती हैं, डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती हैं, जिला सड़कें, कॉमा ग्रामीण सड़कें, और शहरी शहरी शहर को जो जोड़े शहरी सड़कें भी आती हैं, जो जो छोटे परिवहन के लिए, मतलब कम दूरी के परिवहन के लिए, या लघु परिवहन के लिए भी आप कह सकते हो, लघु माने छोटा, जो लघु परिवहन के लिए
या लघु स्तरीय परिवहन के लिए, कम समय के परिवहन के लिए, कम दूरी के परिवहन के लिए एक आधारभूत परिवहन है। अगला लिखिए, भारत में, अगली लाइन में लिखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई, एरो बना के लिखिए, 1,40,995 किलोमीटर है। 1,40,995 किलोमीटर है। जबकि राज्य राजमार्गों की लंबाई, जबकि राज्य राजमार्गों की लंबाई 1,71,000 1,71,039 किलोमीटर, 39 यानी 039 किलोमीटर है। तीसरा लिखिए, जिला सड़कों की लंबाई, डिस्ट्रिक्ट जो आपस में कनेक्ट होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे लखनऊ से सीतापुर जोड़ा गया, लखनऊ से हरदोई जोड़ा गया, लखनऊ से कानपुर जोड़ा गया, लखनऊ से इलाहाबाद जोड़ा गया, ये सब ठीक। लखनऊ से बाराबंकी जोड़ा गया, बहराइच जोड़ा गया, ऐसे। या सीतापुर से लखीमपुर जोड़ा गया, सीतापुर से हरदोई जोड़ा गया, या लखनऊ से हरदोई जोड़ा गया, है तो सब रोड ही, इनकी बात कर रहे हैं। जबकि जिला सड़कों की कुल लंबाई 6,33,383, ये जिला सड़कें हैं। जिला सड़कों की कुल लंबाई 6,33,383 किलोमीटर। क्या बोलो बोलो। हाँ, उन्हीं की लेंथ लिखवा रहे हैं। जिला सड़कों में जो जिला एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ी उनकी बात करेंगे। अब ग्रामीण की बात करेंगे तो गांव से गांव, जो जो आपस में जितने भी गांव हैं यूपी में या भारत में, उन सब की बात करेंगे। यूपी की बात करेंगे तो यूपी की गांव की बात करेंगे। अगर एक जिले के गांव की बात करेंगे तो जिले भर की गांव जोड़ेंगे। अगर पूरे भारत की जिलों गांव की बात करेंगे तो पूरे भारत के गांव की बात करेंगे। सब रोडों की बात कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, पूरा परिवहन ही बता रहे हैं। अगला लिखिए, शहरी सड़कों की कुल लंबाई 5,41,000 5,41,631 किलोमीटर। जिला, सड़क और शहर। अगला लिखिए, जबकि परियोजना सड़कों की लंबाई 3,43,000, परियोजना प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट रोड्स या परियोजना सड़कों की कुल लंबाई 3,43,163 किलोमीटर है। क्या हुआ? अर्थात इस प्रकार सड़कों की कुल लंबाई 63,71,847 किलोमीटर है। यह है लंबाई टोटल। इसी को डिवाइड किया गया ये पार्टों में, जिले में कितनी रोडें, गांव में कितनी रोडें और परियोजनाओं में कितनी रोडें बनाई गई, ये सब। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सब मिलाकर टोटल कितना परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। अगली हेडिंग डालिए, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। और आज के लिए इतना ही रखो, क्योंकि 10 बजे क्लास है।
ठीक है, समझ में आया? तो अगली बार हम लोग बात करेंगे नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे के बारे में बताएंगे, उसके बाद स्टेट हाईवे की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे इसी क्रम में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलो, थैंक यू।